लास्ट टॉपिक था बेटा हमारा एल्काइंस। एल्काइंस में हमने जो टॉपिक स्टडी किया था दैट इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, और पॉलीमराइजेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज कंबशन रिएक्शन। तो एल्काइंस में अगर हम कंबशन कराते हैं, सपोज दैट वी आर हैविंग एल्काइन विच इज इथाइन, जैसे आप इथाइन ले लो और इसमें कंबशन कराओ। कंबशन कराने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, O2 की, और जैसे ही आप कंबशन कराओगे तो कंबशन प्रोडक्ट आपका सेम ही होता है, CO2 एंड H2O, सिंपल। तो अगर आप कोई भी एल्केन, एल्कीन या एल्काइन लेते हो और उसका कंप्लीट कंबशन कराते हो तो उसका एक ही प्रोडक्ट बनना है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड नेक्स्ट अगर हम ये कंबशन कराएं विद KMNO4, तो अगर आप KMNO4 के रिगार्डिंग कंबशन कराते हो तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट आपके थोड़े चेंज हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन विद KMNO4। अगर हम KMNO4 के साथ कंबशन कराते हैं, जैसे कि आपके पास एक एल्काइन है लाइक दिस इज ब्यूट टू आइन, और इसमें हम कंबशन करा रहे हैं थ्रू KMNO4। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपका एल्काइन नॉन टर्मिनल है तो नॉन टर्मिनल एल्काइंस जो है इट विल कन्वर्टेड इनटू कीटोन। आपको क्या करना है, उसको कीटोन में चेंज करना है। और अगर टर्मिनल एल्काइंस वाला कार्बन है, मतलब ट्रिपल बॉन्डेड, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टर्मिनल कार्बन पे लगा हुआ है, देन यू हैव टू चेंज विद इट कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि यहाँ आपको चेंज करना है तो आप चेंज करोगे CH3, C डबल बॉन्ड, मैंने क्या बोला, नॉन टर्मिनल है तो आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे, कीटोन में। तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O, दिस इज ऑल्सो C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज CH3। और क्योंकि हमें ये पूरी चेन ब्रेक नहीं करनी है तो आप सिर्फ यहाँ से 2 बॉन्ड हटाएंगे, 1 बॉन्ड नहीं हटाएंगे। नेक्स्ट अगर आपको सपोज करो कुछ इस टाइप का एल्काइन आ जाए लाइक दिस, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, देखो ये जो टर्मिनल एंड वाला कार्बन है ना, ये तो कार्बोक्सिलिक में जाएगा, और जो इससे पहले वाला कार्बन है जो बीच में आ रहा है इट विल कन्वर्टेड इनटू कीटो ग्रुप। तो इसको भी KMNO4 के साथ ही ऑक्सीडाइज करा रहे हैं, बट इसका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज C, ये कन्वर्ट हो गया CO में एंड इट इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू COOH। अब सेम अगर आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, बट ये ऑक्सीडेशन KMNO4 के थ्रू करवाया जा रहा है, तो यहाँ से रिलेटेड प्रोडक्ट CO2 और H2O ना बनके दोनों ही ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो है वो एडजेसेंट पे लगा हुआ है, तो इसीलिए दोनों किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये भी हो गया आपका HCOOH, सेम दिस इज ऑल्सो COH, तो ये क्या फॉर्म हो गया आपका, ऑक्सैलिक एसिड। क्लियर है? तो ये आपके ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट थे रिगार्डिंग KMNO4। और अगर सिंपल कंबशन कराते हो तो जैसे कंबशन का मतलब होता है अपने ऑक्सीडेशन सप्लाई करना और कंबशन ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। ऐसे ही अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हो तब भी आपको क्या करवाना पड़ता है, ऑक्सीजन ही सप्लाई करना पड़ता है। तो दोनों का मतलब तो सेम ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस यहाँ आ जाता है। कंबशन मतलब होता है जलाना और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडाइज करना। अब ऑक्सीडाइज करने में जरूरी नहीं है कि हर बार प्रोडक्ट CO2 और H2O ही बनेगा, बिकॉज यहाँ हम जो कंबशन करा रहे हैं दैट इज कंट्रोल्ड कंबशन, क्योंकि आप एक कैटलिस्ट के रिगार्डिंग प्रोडक्ट बना रहे हो तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट थोड़े थोड़े डिफर कर जाते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप किस मीडियम में उसको ऑक्सीडाइज करा रहे हो, व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज ओजोनोलाइसिस। तो अगर हम करवाएं ओजोनोलिसिस तो ओजोनोलाइसिस कैसे करवाएंगे। ओजोनोलाइसिस में आपको पता है आप कोई भी एल्काइन ले लो और इसके अंदर O3 ऐड करो। अब अगर आपने एल्कीन लिया था तो मैंने बोला था डबल बॉन्ड जहां होगा वो बॉन्ड ब्रेक करना और एक हट बनानी है आपको उससे रिलेटेड। ऐसे ही यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल है तो बॉन्ड तो अब भी हम 2 ही तोड़ेंगे, एक बॉन्ड रिटेन रहेगा। सिंपल जैसे हट बनती थी वैसे ही हट बनेगी। तो देखो ये कुछ ऐसा रहेगा लाइक दिस। मैंने एक बॉन्ड वैसे रहने दिया, बाकी एक हट बना दी, और इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक इट विल गेट ब्रेक। जिंक की प्रेजेंस में ये क्लीवेज करेगा, इधर से इधर से इधर से और इधर से, बीच में से नहीं टूटेगा। अब क्योंकि ये बीच में से नहीं टूटा तो ये हो गया CHO, ये भी हो गया CHO, और इसके बीच में तो बॉन्ड रहेगा ही रहेगा। तो
तो ये आपका प्रोडक्ट बना HC डबल बॉन्ड O एंड दिस इज ऑल्सो HC डबल बॉन्ड O. दिस इज इट विल फॉर्म ग्लायोक्सल. और अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हो तो दिस इज एल्डिहाइड, कहीं से भी शुरू कर सकते हो. 1,2 इथेन, 1,2 डाइअल, इट विल द प्रोडक्ट. तो ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट आपको इस पैटर्न से फॉर्म करना है. अब इसके अलावा आप एक दूसरा पैटर्न देखना चाहो तो जैसे सपोज करो आपके पास कुछ इस तरीके का एल्काइन है, इसमें भी हमने ओजोनोलाइसिस करनी है. आप जब ओजोनोलाइसिस करोगे सेम यहाँ से भी एक बॉन्ड ब्रेक होगा और आपका कुछ प्रोडक्ट बनेगा लाइक दिस. अब इसको भी आप क्लीवेज कराओगे सेम. देखो ऊपर वाला जो ऑक्सीजन था वो जिंक की प्रेजेंस में ZNO फॉर्म करेगा. सेम इसको भी आप जिंक में डालो, ऑक्सीजन जो है ऊपर से रिमूव होके जिंक के साथ जाके क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड. और फाइनली ये जो कंपाउंड था आपका ये फॉर्म होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH एंड दिस इज ऑल्सो C डबल बॉन्ड O. कार्बन से अगर एक ऑक्सीजन लिंक होता है तो वो हमेशा डबल बॉन्ड से ही लिंक करेगा, अदरवाइज ये स्टेबल नहीं होगा. तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ से क्लीवेज तो करवा रहे हैं, लेकिन क्लीवेज करवाने के बाद आपको बॉन्ड सिंगल नहीं रखना है, बॉन्ड कैसा रखना है, डबल. तो ये हमारी ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट थे एल्काइंस के. तो यहाँ हमारा एल्काइंस वाला पोर्शन होता है खत्म. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज बेंजीन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बेंजीन. तो बेंजीन के बारे में आपको पता ही है दैट इट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो ये है ही. दूसरा, बेंजीन का जो सबसे पहला स्ट्रक्चर था वो केकुले नाम के साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था. एंड ही मेंशन दैट इन बेंजीन वी हैव 6 कार्बन्स विथ ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स. तो हमारे बॉन्ड्स कुछ इस तरह से आते हैं बेंजीन में. और भी इसके स्ट्रक्चर थे, दीवार स्ट्रक्चर, क्लॉसियस स्ट्रक्चर. तो ये जो स्ट्रक्चर था ये सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल निकला, जिसने ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ को शो किया. तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि बेंजीन हमारा कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें हर पॉइंट यहाँ किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बन को. और हर कार्बन से रिलेटेड होगा आपका एक हाइड्रोजन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जो किसने डिफाइन किया था, केकुले. अब बेंजीन के बारे में अगर हम बात करें तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है. बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है. अब ये कैसे पता चलेगा दैट इट इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक. तो एरोमेटिसिटी डिफाइन करने के लिए वी आर हैविंग अ रूल विच इज कॉल्ड हकल रूल. हकल रूल से हम एरोमेटिसिटी को डिफाइन कर सकते हैं. जो कंपाउंड हकल रूल को ओबे करेगा इट इज एरोमेटिक, और जो नहीं करेगा देन इट इज नॉन एरोमेटिक. तो अगर हमने हकल रूल को डिफाइन करना है तो हकल रूल का सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी कंपाउंड आप लें इट मस्ट बी साइक्लिक. कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक. इट मस्ट फॉलो हकल रूल. और हकल रूल कहता है कि उसके पास 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है. एंड इट मस्ट बी प्लेनर, मतलब जो भी सिस्टम है वो एक ही प्लेन में बना हुआ होना चाहिए, 3 डायमेंशनल नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, देयर शुड बी कंप्लीट कॉन्जुगेशन. कंप्लीट कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि आपके जो बॉन्ड हैं वो हर जगह शिफ्ट होने चाहिए. डीलोकलाइजेशन शुड बी देयर. अब यहाँ पे कौन सा कंपाउंड हकल रूल को फॉलो करेगा, कौन सा नहीं करेगा, वो हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे. सपोज करो दिस इज बेंजीन. अब बेंजीन हकल रूल को फॉलो करता है या नहीं करता, तो सबसे पहले ऑब्जर्व करो. ये एक साइक्लिक रिंग है तो इसने फर्स्ट रूल ओबे किया. दूसरा, हमें बोला जाता है कि ये हकल रूल फॉलो करे. अब यहाँ है 4n+2π इलेक्ट्रॉन एंड वेयर n इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 अप टू n. आप कितना भी ले सकते हो. तो अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि n की वैल्यू 0 है तो उस केस में 4n+2π में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 2π. अगर मैंने आपको बोला n इज इक्वल्स टू 1,
अगर आपके पास n की वैल्यू 1 है और आप इसको 4n + 2 पाई में लगाते हो तो ये कितना आएगा 6 पाई। अगर आपके पास n की वैल्यू 2 है तो 4 × 2 8, 8 + 2 10, तो आपके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 10 पाई। If n is equals to 3 then 4 × 3 12, 12 + 2 14, so we should have 14 pi electrons. If n is equals to 5 then 5 4 = 20, 20 + 2 22 pi electron and so on. तो आप इस तरह से कंटिन्यू करके देख सकते हो कि इसके पास इनमें से कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होने चाहिए। जैसे कि ये रिंग हमारी साइक्लिक है, दूसरा इसके अंदर या तो 2 पाई हो या 6 पाई हो या 10 पाई या 14 पाई या 22 पाई, इनमें से कोई भी एक पाई की इसको फॉर्मेशन करनी है। तो यहाँ कितने, देखो एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो यहाँ पे पाई कितने हुए 2, 4 और 6 पाई फॉलो कर रहा है। तो इसमें देखो 6 पाई आ रहा है ना, यानी इसने हकल रूल को भी ओबे किया है। तो साइक्लिक भी है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है। दूसरा इट इज प्रेजेंट इन प्लेनर, ये एक ही प्लेन में फॉर्म हो रखा है। अब आप प्लेनर है कि नॉन प्लेनर ये कैसे पता लगाओगे? प्लेनर या नॉन प्लेनर ऑब्जर्व करने के लिए बस आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि अगर कंपाउंड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो वो प्लेनर है। अब आप देख लो यहाँ जो कार्बन है, इस कार्बन ने कितने एटम्स को लिंक किया, 2 कार्बन को, और तीसरा कौन है यहाँ पे हाइड्रोजन। तो एक एटम कितने एटम को लिंक करता है, 3 को लिंक करता है ना, तो इसीलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई sp2। इसी तरह से ये कार्बन, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इससे कंफर्म होता है दैट इज इट्स प्लेनर। दूसरा हमने ऑब्जर्व करना है कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कंप्लीट कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग। तो आप देखो बेंजीन में जब आप रेजोनेंस करवाते हो तो हम एक पाई बॉन्ड इधर भेजते हैं, दूसरा पाई बॉन्ड हमने इधर भेजा, तो तीसरा पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया। तो इसी रिंग को आप कुछ इस पैटर्न में भी फॉर्म कर सकते हो, लाइक दिस, दिस एंड दिस। तो ये आपका एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो बेंजीन कंफर्म है कि क्या है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि ये हकल के सारे रूल्स को फॉलो करता है। अगर इनमें से कोई भी कंपाउंड एक भी रूल को फॉलो नहीं करेगा तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। कंडीशन है कि जितने रूल्स हैं उसे चारों रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो एरोमेटिक है, अदरवाइज वो एरोमेटिक नहीं है। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। और कुछ कंपाउंड्स जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। सपोज दैट अगर हमें कंपाउंड दिया जाए, ये आपको एक कंपाउंड दिया गया है और आपको ये बताना है कि ये एरोमेटिक है या नहीं है, ये एरोमेटिक है या नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट साइक्लिक है। दूसरा हकल रूल को फॉलो करते, तो हकल ने बोला या तो 2 पाई हो, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई, 22 पाई, इनमें से कोई पाई होना चाहिए। तो आप देखो 1 पाई, 2 पाई एंड दिस इज, ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं इस सिस्टम में रेजोनेंस करवाना चाहूँ तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट होंगे, ये पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर आके इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म करेगा। तो आप इस सिस्टम को अगर रेजोनेंस में देखना चाहो, कंप्लीट कॉन्जुगेशन यहाँ पर पॉसिबल है। और यहाँ ये एक ही प्लेन में है, क्योंकि हर पॉइंट, हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे sp2। तो इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए 2 पाई, 2 पाई, और ये 2 इलेक्ट्रॉन भी किस कैटेगरी में काउंट होंगे, पाई में, क्योंकि जब ये कंपाउंड कॉन्जुगेशन शो करेगा तो यही इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पाई बॉन्ड में। तो इसीलिए टोटल कितने पाई हैं आपके पास 6 पाई। साइक्लिक ये है ही। और यहाँ जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपकी sp2। अब sp2 भी है, साइक्लिक भी है, 6 पाई भी है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी शो करता है, तो यानी इट इज एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट अगर आपको बताया जाए, सपोज करो कि आपको एक कंपाउंड दिया गया, ये आपके पास एक कंपाउंड है। अब आप देखो ये साइक्लिक है, यहाँ हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी है, चाहे तो कॉन्जुगेशन भी करवा सकते हैं, लेकिन क्या ये हकल रूल को फॉलो करता है, नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 2, 4, 6 और 8। 8 पाई
कुड नॉट एग्जिस्ट इन हकल रूल। ये या तो 2 पाई दिखाएगा या 6 पाई दिखाएगा या 10 पाई, इसके अंदर 8 पाई एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसीलिए दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। सो बेसिकली दिस इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये आपका कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा हकल रूल, और आपको अगर कोई भी बोले दैट दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट, तो आप उसको किससे डिफाइन करोगे? हकल रूल से डिफाइन करोगे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो बेंजीन के बारे में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट बेंजीन शोज कंप्लीट कॉन्जुगेशन, बेंजीन शोज रेजोनेंस, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस होता है। तो साइंटिस्ट ने एक चीज़ नोट करी और वो चीज़ ये थी कि यहाँ पर हम जो ऑब्जर्वेशन देखते हैं दैट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन बेंजीन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज 154 पिकोमीटर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज 134 पिकोमीटर, बट एग्जैक्टली जो बेंजीन के अंदर बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ ऑफ बेंजीन इज 139 पिकोमीटर। तो आप देख रहे हो कि बेंजीन के अंदर बॉन्ड लेंथ ना तो सिंगल जैसी है ना डबल जैसी, और ये सिंगल और डबल के कहीं ना कहीं बीच में एग्जिस्ट कर रही है। क्योंकि ये सिंगल और डबल के बीच में एग्जिस्ट कर रही है तो इट मीन्स यहाँ पर एग्जैक्टली ना सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है। तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि जब कोई कंपाउंड रेजोनेंस शो करता है तो उसमें ना तो एग्जैक्टली बॉन्ड लेंथ सिंगल जैसी होती है और ना ही डबल बॉन्ड जैसी, उसमें कहाँ एग्जिस्ट करती है? इन बिटवीन सिंगल एंड डबल। तो इसीलिए इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है? 139 पिकोमीटर। तो क्योंकि बॉन्ड लेंथ 139 पिकोमीटर है तो ये भी शो करता है कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और इसके अंदर रेजोनेंस होता है। एक दूसरा पॉइंट अगर आप बेंजीन में ऑब्जर्व करते हो तो बेंजीन डज नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन, इट विल अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ एक नोट करने वाला पॉइंट ये है दैट बेंजीन अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ऐसा क्यों है कि बेंजीन एडिशन को फॉलो ना करके सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है? अब बेंजीन एडिशन को फॉलो क्यों नहीं करता? देखो ये आपका बेंजीन है, बेंजीन में हमें पता है हमारे पास हर जगह पे एक हाइड्रोजन अवेलेबल होता है, हर जगह पर एक हाइड्रोजन अवेलेबल होता है, और अगर मैं हाइड्रोजिनेशन करा दूं तो होगा क्या? बॉन्ड टूट जाएंगे। हर एक बॉन्ड जब टूटेगा तो दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन एडजस्ट हो जाएगा। जैसे आप एक बॉन्ड इधर से ब्रेक कर दो, एक इधर से ब्रेक कर दो, एक इधर से ब्रेक कर दो, इट विल कन्वर्टेड इनटू साइक्लोहेक्सेन। हर कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 2। इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा एक साइक्लिक कंपाउंड में। अभी ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है और बाद में किस में चला गया? साइक्लिक कंपाउंड। तो अगर बेंजीन एडिशन को प्रेफर करता है तो उसकी एरोमेटिसिटी क्या होने वाली है? डिस्ट्रॉय। लेकिन अगर यहीं पे वो सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करे, सब्स्टिट्यूशन में दैट दिस इज बेंजीन, और बेंजीन में अगर मान लो हम एक क्लोरीन ऐड करते हैं तो क्लोरीन ऐड करेंगे तो होगा क्या? आपकी रिंग में हर जगह एक हाइड्रोजन है, आप कहीं से भी एक हाइड्रोजन निकालो, उस एक हाइड्रोजन की जगह मैंने ऐड कर देना है एक क्लोरीन। तो अब ये क्या किया मैंने? हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन को जोड़ दिया। तो ये कैसी रिएक्शन हुई? सब्स्टिट्यूशन। जो पहले मैंने किया था वो कैसी रिएक्शन थी? एडिशन। तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करता है, एडिशन को प्रेफर नहीं करता, क्योंकि अगर आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो रिएक्शन भी हो जाएगी और इसकी एरोमेटिसिटी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो यहाँ से ये कंफर्म होता है कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन प्रेफर नहीं करता। कौन सी रिएक्शन प्रेफर करता है? वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये थी हमारी बेंजीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट हम बेंजीन की प्रिपरेशन देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। अगर आपको बेंजीन फॉर्म करना है तो आप किस तरह से बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हो? एक प्रिपरेशन मैंने आपको ऑलरेडी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में एक्सप्लेन की हुई है। अगर आप 3 मोल बेंजाइल एल्काइन ले लो, दिस इज 1 मोल, दिस इज 1 मोल एंड दिस इज ऑल्सो 1 मोल। हमने क्या करना है? इसको पॉलीमराइज कराना है। रेड हॉट आयरन ट्यूब
और टेम्परेचर कितना रखना है 873 केल्विन। जब आप रेड हॉट आयरन ट्यूब लोगे, 3 मोल्स इथाइन डालोगे, 873 पे उसको हीट करोगे तो एक बॉन्ड शिफ्ट होके इधर जाएगा, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होके इधर जाएगा और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होके ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन की एक सीधी चेन बना लो। अब आप देखो 1 और 2 कार्बन के बीच में एक बॉन्ड आ रहा है सिंगल, उसके बाद ये 2 कार्बन इसके बीच में डबल, देन ऑल्सो सिंगल, उसके बाद डबल, फिर सिंगल और फिर डबल, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका बेंजीन में। इस तरह से आप इसको फॉर्म कर सकते हो। तो ये था हमारा फ्रॉम इथाइन। इथाइन से आप इस तरह से बेंजीन की प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट हमने बनाना है फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। अगर हम डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं तो इसमें हमने क्या करना है, ये लेना है अपने सोडियम बेंजोएट, बेंजीन के ऊपर COONA, इसमें डालो आप NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO। तो ये क्या करेगा, यहाँ से Na2CO3, ये पूरा पार्ट आपका यहाँ से निकलने वाला है बाहर, और एक H क्या होगा ऊपर सब्सटीट्यूट हो जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका बेंजीन में। दिस इज Na2CO3, Na2CO3 सेपरेट हो गया और आपकी बेंजीन रिंग फॉर्म हो गई। तीसरा हम बना सकते हैं फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल ले लो आप और इसके अंदर आपने ऐड करना है जिंक डस्ट। तो जिंक क्या करेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर जो ऑक्सीजन है इसको सेपरेट करेगा। जिंक ने ऑक्सीजन लेके जिंक ऑक्साइड बनाना है और यहाँ पे आपकी रिंग में क्या रह जाएगा, सिर्फ H। तो अगर बेंजीन के ऊपर दोबारा से H कनेक्ट हो गया, इस रिंग के ऊपर दोबारा से H कनेक्ट हो गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में। तो इस तरह से ये 3 प्रिपरेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है। इस तरह से आप बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये थी हमारी प्रिपरेशन और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन।